एम वाई समीकरण में से एम गायब होता दिख रहा है। तो पासवान लोगों को मतलब पूरा सीट ही दे दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि गया सीट मांझी को बनता है, मांझी को दिया जाएगा। उन्होंने बयान दिया था कुशवाहा के बच्चा को कोई अगर छू देगा, तो उसका कतरा-कतरा खून बहा देंगे। जब हॉस्पिटल में फायरिंग कर रहा है, तो अपराध कहाँ रुका है? मोदी जी को रोकना ही हमारा परम धर्म है। किसान भी इनके विरोध में है, गरीब भी इसके विरोध में है, बेरोजगार भी इसके विरोध में है, युवा भी विरोध में है। ये जुमले की सरकार है मोदी जी की गारंटी। तो गारंटी में 15 लाख रुपया दे दो ना भाई। गछे हो शुरू में कि 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया देंगे, तो ठीक है 15 लाख में कुछ रख करके और हल्का सा दे दो हम लोग। वहीं मोदी जी अपन बाबूजी के यहाँ से ला रहे हैं धान चावल और दे रहे हैं। कम से कम 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने हैं। 2 पूर्व सांसदों की हत्या हो चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो मेरे द्वारा लाया गया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। लोकसभा चुनावी यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं और आज हम गया लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और गया लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद राजेश कुमार मांझी जी से आज मुलाकात हो रही है हमारी और उनसे खास बातचीत होगी। और इस खास बातचीत में आज हम जानने के प्रयास करेंगे कि गया लोकसभा क्षेत्र का समीकरण कैसा है, किस प्रकार के समीकरण होगा, यहाँ पे किसको टिकट मिलने वाला है और साथ ही साथ पहले से भी ये सांसद रह चुके हैं, आने वाले चुनाव में किस प्रकार का इनका भूमिका होगा, उस पे भी चर्चा हम करेंगे। नमस्कार राजेश जी और आपका स्वागत है हमारा जनजोश न्यूज़ पे। नमस्कार चंचल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस सियासी घमासान में तेजस्वी यादव पर कुछ अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा हमला हुआ है डीएनए को लेकर के कि इनका डीएनए में ही जो है इस प्रकार से, तो इन बयानों को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए कुछ एनडीए नेता जो हैं, वो ख़ास करके वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि डीएनए और ये सब अफ़वाह फैला करके उसमें आपके गिरिराज सिंह सबसे ज़्यादा हैं। हुँ। उनको कोई मुद्दा पर बात करने नहीं आता है। वो सिर्फ़ अफ़वाह फैलाने के लिए मतलब कि वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पटना में आए दिन अभी फायरिंग हो रही है, हत्याएँ हो रही है, तो लोग कहते थे कि आरजेडी की सरकार आती है तो जंगल राज आ जाती है, अस्पताल में फायरिंग हो रहा है, लोग पिस्टल लहरा रहे हैं। तो उसके लेकर के राबड़ी देवी ने भी एक बयान दी कि भाई पहले वाला बीजेपी अब नहीं रहा। अब मतलब इस तरह के जो जंगल राज पहले आरजेडी के था या बीजेपी के आने के बाद जंगल राज शुरू हुआ? देखिए ये सब बीजेपी के आने के बाद ही इस तरह का वो जो ये हत्या या फायरिंग वग़ैरह होता है, ये इनके समय में ही होता है। जैसे कि सम्राट चौधरी का बयान हम देख रहे थे 1-2 दिन पहले, कह रहे थे कि यहाँ से बालू माफिया और ये अपराधीकरण है वो नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हुँ। हॉस्पिटल में फायरिंग कर रहा है, तो अपराध कहाँ रुका है? ये तो हम लोग के समय में ऐसा नहीं हुआ था। सम्राट चौधरी की बात किए तो सम्राट चौधरी एक बयान दिए थे मंत्री पद का शपथ लेते ही उन्होंने बयान दिया था कुशवाहा के बच्चा को कोई अगर छू देगा तो उसका कतरा-कतरा खून बहा देंगे, इस तरह के कुछ बयान थे। नहीं, 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 ये तो कुशवाहा समाज को खास करके ध्रुवीकरण के लिए कि दूसरे दल के वोट ना दें, इसके लिए कहा गया था। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब कुशवाहा समाज के किसी की हत्या होती है, तो सम्राट चौधरी वहाँ मतलब कि चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो हत्या सब को सभी जात का होता है, लेकिन ध्रुवीकरण के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अच्छा अभी एक जन विश्वास यात्रा आपके पार्टी का चल रहा है, तेजस्वी यादव जो है पूरे ज़ोर-शोर से, पूरे मतलब कि ताकत लगा कर के इस यात्रा में जन विश्वास यात्रा में बिहार में उतरे हुए हैं और हर जिला में जा रहे हैं। उस जन विश्वास यात्रा से आप लोगों का किस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ मिल रही है? और इस यात्रा से आप लोग को लगता है कि जो भीड़ उमड़ रहा है, वो भीड़ जो है ईवीएम के बटन पे बटन दबा पाएगा? एकदम, क्योंकि अभी मोदी जी का जो एजेंडा है, उसको हम लोग एनी हाउ किसी भी तरह से 2024 में ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, मोदी जी को रोकना ही हमारा परम धर्म है। इसलिए कि इन्होंने देश को लूट लिया है, देश को बेच दिया है। अगर दोबारा ये आ गया, तो संविधान खतरा में आ जाएगा। उसी उसी के कार्यक्रम के चलते तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा में निकले हैं और ख़ास करके ये युवाओं को मतलब संदेश दे रहे हैं कि आप भटकिए नहीं, भटकिएगा तो देश बिक जाएगा। उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जनविश्वास यात्रा में चले कि जनता में विश्वास आ जाए। गया जिला में जीतन राम मांझी जी या हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन जी हैं।
एक बड़े चेहरे के तौर के रूप में उभर कर के आ रहे हैं, ख़ास करके मांझी के नेता होने के नाते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि मांझी नेता होने के नाते और आप भी मांझी समुदाय से आते हैं, वो भी मांझी समुदाय से हैं, ठीक है? तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अगर आपको मौका मिला गया लोकसभा से फिर से मैदान में उतरने के लिए, तो आप किस प्रकार से उनको जवाब दीजिएगा? देखिए 1999 से हम लोग मांझी का कब्जा रहा है। हुँ, ऐसे 96 में भी भागवती देवी एमपी हुई थी यहाँ से, लेकिन 99 से जो हम लोग मांझी कब्जा किए हैं, तो खास करके जो नेता हैं, वो समझ गए हैं कि मुसहरों की संख्या गया जिला में ज़्यादा है और इन लोग चाहता है तो मतलब कि रिजल्ट जो है, हुँ, हुँ, वो अपने मन के अनुसार देता है। इसलिए मांझी गया में रहता है। अभी अभी जो वस्तु स्थिति है, हुँ। 6 लोकसभा मतलब बिहार के अंदर है, उसमें 4 पसवान हैं, 1 मंडल जी हैं और 1 मांझी जी हैं। तो पसवान लोगों को मतलब पूरा सीट ही दे दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ये गया सीट मांझी को बनता है, मांझी को दिया जाएगा। सिवान में जो जन विश्वास यात्रा हुआ था, वहाँ पे हिना साहब को बुलाया नहीं गया था, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं और कुछ ऐसी ट्रेंड भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं कि सिवान से जो यात्रा हुई, सिवान में जो जन विश्वास यात्रा हुई, उस यात्रा में हिना साहब की गैर मौजूदगी मुसलमानों को मतलब एम वाई समीकरण में से एम गायब होता दिख रहा है। वो बात नहीं रही, हिना साहब कुछ दूरी बनाई हुई हैं, बहुत दिनों से और इसी के चलते शायद वो नहीं आना चाह रही हैं, तो ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं। अब ये पार्टी एम-वाई का नहीं रहा, ए टू जेड का पार्टी है। ए टू जेड में जो भी आना चाहे, किसी को रोक नहीं है। चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, सारे लोग को लेकर के चलने का है। जैसे अभी यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार से गया लोकसभा सीट का समीकरण है जातिगत समीकरण, क्योंकि बिहार में बिना जातिगत समीकरण की तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इलेक्शन हो और जाति का ज़िक्र ना हो। तो बिना जाति के ज़िक्र के ये लोकसभा इलेक्शन भी अधूरा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से समीकरण यहाँ पे चल रहा है कि अगड़ा और पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, महादलित का। तो उसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ पे राजद के साथ कौन-कौन सी जातियाँ साथ होगी? देखिए, यहाँ पर हम जैसे पहले ही बताया कि ए टू जेड है। जाति इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ फलना-फलना जाति ही राजद को वोट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसा अब नहीं रहा है। अब तेजस्वी जी के मतलब नेतृत्व में बिहार का राजनीति चल रहा है, तो इसमें ए टू जेड है। और रह गया बात गया का, तो गया राजद में मांझी का चलता है, पासवान का नहीं चलता है। पासवान का और जगह चलता है, जैसे जमुई हो गया, हाजीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया और गया तो खैर बनता ही नहीं है। गया तो 99 से ही मांझी का कब्ज़ा में रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि 6 लोकसभा है रिज़र्व, उसमें से 4 पे पासवानों का कब्ज़ा है और अगर एक गया लोकसभा है जिस पे मांझी का कब्ज़ा है, अगर ये भी कब्ज़ा अगर हट जाएगा, तो मांझी समुदाय के लिए बड़ा अन्याय होगा। अच्छा ये एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आने वाले समय में पार्टी अगर स आपको टिकट देती है, तो आपका पहला विज़न मिशन क्या होगा इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? पहला विज़न यही होगा कि गरीब लोग पर जो गरीब लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार जैसे दिया जाएगा। कि जब आप लोकसभा क्षेत्र इस गया लोकसभा क्षेत्र से जीते, एक बार सांसद रहे, उन उसके बाद फिर 3-4 बार आपको लगभग 3 बार आपको टिकट नहीं दिया गया। बहुत सारी लोग जो हैं, पार्टियाँ छोड़ कर के दूसरे पार्टी बदल लिए। आप अभी तक क्यों पार्टी नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले कि राष्ट्रीय जनता दल हमको बहुत बड़ा चीज़ दिया है इनाम में, पुरस्कार के कहें तो। क्योंकि उस समय हम रोड पर थे और रोड पर से उठा कर के लोकसभा भेज दिए लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने और राष्ट्रीय जनता दल ने। इसलिए हम पार्टी नहीं छोड़े हैं और इस बार लगभग दावेदारी मांझी का बनता है और मांझी में राष्ट्रीय जनता दल में कौन-कौन है, ये आप लोग भी जानते हैं या गरीब लोग भी जानते हैं। तो अगर टिकट हमको दिया जाएगा तो सबसे पहला ये चीज़ है गरीब लोग को हमको सहायता करना है। नहीं, अभी तो जिस तरह से मगध में क्षेत्र है, आप एक मांझी समुदाय से एक राष्ट्रीय जनता दल में बड़े चेहरे के नाम पे आपको लोग जानते भी हैं और काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं, इस पार्टी के साथ हैं। अगर आपको यहाँ से मौका मिले, तो बेसिक काम क्या कीजिएगा इस लोकसभा क्षेत्र के लिए, जिससे यहाँ के आम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है
एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन, इन्हीं 3 चीज़ों पर मैं काम करूँगा। एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन। हाँ। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं ये भी थोड़ा-सा आपके अतीत में जानना चाहूँगा कि आप जब सांसद थे, तो उस समय आपने क्या-क्या किया? उसके बारे में थोड़ा-सा रूबरू करा दीजिए ताकि लोगों को दिमाग में वो बातें ताज़ा हो जाएँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहला काम था कि यहाँ पर बिजली का, पावर का बहुत दिक्कत था। गया में या बोधगया में, चूँकि विद्युत का दिक्कत होने के कारण 6 घंटा, 7 घंटा, कभी-कभी 12 घंटा तक की बिजली नहीं मिलती थी। तत्कालीन उस समय पावर मिनिस्टर थे पीएम शहीद मरहूम, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। हुँ, मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि गया जिला में, गया लोकसभा में बिजली की बहुत किल्लत रहती है। आप कुछ ऐसा करें कि ताकि बिजली की किल्लत से गया को निजात मिले। तो उन्होंने एनटीपीसी का पावर ग्रिड लगाया मटिहानी के पास में, हुँ, वो मेरे द्वारा किया गया था। दूसरी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है। हुँ, मार्च 2009 में कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे, हुँ, तो जो टेकारी के पास में, पंचानवे के पास में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो मेरे द्वारा लाया गया था। और करीमगंज ओवरब्रिज जो है रेलवे का, वो लालू जी, तत्कालीन लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे, तो चूँकि बहुत से वहाँ पर दुर्घटनाएँ घटती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि 3 बच्चे और पति-पत्नी का वहाँ पर रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उसी से हम बहुत विचलित हो गए थे। हुँ, हुँ। मैंने लालू जी को कह कर के वो ओवरब्रिज बनाया जो अभी यहाँ पर है। मतलब कि आपने भी कुछ ऐसा काम करके दिखाया है, जो अभी लोगों को फ़ायदा दिख रहा है और उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा चलते-चलते कि आप अगर इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदार हैं, तो किस आधार पे अपने आप को दावेदारी पेश करते हैं? देखिए, यहाँ पर हम अपने आप को दावेदारी इसलिए करते हैं कि हम सिंपल आदमी हैं। हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, रिक्शा से चलते हैं, टेम्पू से आना-जाना होता है। हम कभी दिखावा नहीं किए हैं। यहाँ तक है कि बॉडीगार्ड भी हम नहीं रखते थे। लेकिन लोगों लोगों का दबाव आया कि नहीं, अब लोकसभा का इलेक्शन आ चुका है, 2 पूर्व सांसदों की हत्या हो चुकी है, तब हम बॉडीगार्ड का मतलब ये पत्र हम लिखे और मिल गया हमको। अभी हम चल रहे हैं, चूँकि लोकसभा का इलेक्शन एकदम मुँह पर है, तो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और अभी जो है 3 मार्च का जो पटना में जनविश्वास महारैली है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस जन विश्वास जो महारैली 3 मार्च को हो रहा है, उस रैली में क्या मतलब कि आप लोग किस प्रकार की योजनाएँ बना रहे हैं? वहाँ पे क्या कुछ ख़ास करने वाले हैं? कम से कम 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने हैं, जो हुँ, कि ए टू जेड का होगा। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग वहाँ आएँगे। इसीलिए हम लोग गाँव में निकल रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि पटना चलिए। कोई असुविधा होगा तो हम आपके साथ हैं और लोग चलेंगे। अब लास्ट और एक ख़ास सवाल जो आपका पर्सनल है, चेहरे पे इतना चमक है, अभी भी आप युवा लग रहे हैं। आप अपना उम्र बताइए और इतना जवान लगने का क्या ख़ास कारण है? वो भी थोड़ा-सा बता दीजिए कि ताकि को कुछ पता चल सके। देखिए, लोग तो उम्र छिपाते हैं, बात हाँ, सही है, लेकिन हम उम्र छिपाते नहीं हैं। हाँ, चूँकि हम लोग देख रहे हैं, अभी उम्र हमारा 56 साल का है हुँ। और ये सब जो चेहरा का चमक-वमक बता रहे हैं, ये सब हम कोई कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, प्राकृतिक पर ज़िंदा हैं हम। नहीं, कहा जाता है कि नेताओं का खुराक होता है जनता के साथ जो है जितना ज़्यादा जनता के साथ बैठिएगा, उठिएगा, उतना युवा रहिएगा, जवान रहिएगा। चूँकि एक बेसिक आदत-सी भी होती है और काफ़ी समय से आप सत्ता से बाहर भी रहे हैं। हाँ, वो देखिए, ये बात सही है कि जब गरीब के बीच में रहते हैं, उसके साथ में बैठते हैं, हँसते-बोलते हैं, तो ये इससे मतलब कि बहुत आत्म खुशी मिलती है अंदर से। और उसी से हम लोग मतलब कि ज़िंदगी जी रहे हैं, सिंपल ज़िंदगी कहिए, लेकिन हम लोग को ताकत जो है वो गरीब के बीच में बैठ कर के और उनके साथ बात बात करके या खाना खा के, चाय पी कर के बिताते हैं, अच्छा लगता है। मोदी जी का एक अभी प्रचार चल रहा है 5 किलो अनाज का और आवास योजना का। तो मोदी जी फिर से वोट जो बेसिकली फ़ोकस कर रहे हैं कि आपको 5 किलो अनाज फ्री दी जाएगी और आपको आवास फ्री दी जा रही है। उस पे आप देखिए, ये आवास फिर ये थोड़ी मोदी जी अपन बाबूजी के यहाँ से ला रहे हैं, धान चावल और दे रहे हैं। ये तो जनता का पैसा है, देश का पैसा है और उसी को दे रहे हैं। रह गया बात कि एक नया स्लोगन तैयार किए हैं मोदी जी की गारंटी। तो गारंटी में 15 लाख रुपए दे दो ना भाई। जो गछे हो शुरू में हुँ, कि 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया देंगे, तो ठीक है, 15 लाख में कुछ रख कर के और हल्का सा दे दो हम लोग को। वो तो बोल दिए थे कि जुमला है।
ये जुमले की सरकार है और जुमले पर फिर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार वो कितना भी कोशिश कर लें, किसान भी इनके विरोध में है, गरीब भी इसके विरोध में है, बेरोजगार भी इसके विरोध में है, युवा भी विरोध में है। अभी एक चीज़ और है कि अभी महागठबंधन के कुछ विधायक टूट के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसमें आरजेडी के भी विधायक हैं। देखिए, ऑपरेशन लोटस तो चल रहा है पूरा देश में, आप लोग देख ही चुके हैं महाराष्ट्र में किस तरह से हुआ है। तो उस तरह से जो लालची लोग हैं, महागठबंधन काहे नहीं हो, लेकिन लालची लोग हैं वो कभी भी बिक सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऑपरेशन लोटस के तहत हुआ है कि आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, आ जाइए। लेकिन तो संभव नहीं है कि सभी लोग को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। बड़े बेबाकी से राजेश मांझी जी सारे सवालों का जवाब दिए और जिस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया, जिस प्रकार से इन्होंने अपने सांसदी रहते हुए कार्य किए इस गया लोकसभा क्षेत्र के लिए, वो क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, ये सारा जो है जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।